बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्टिव सिस्टम का नाम आता है माइंड में। और जब आप क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं तो डिफरेंट बुक्स जिनमें जो हमारे पास फोकस हम कर रहे हैं वो आपके पास है जी CK2 या फिर कप्लान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीके फर्स्ट स्टेप 1 है वहां पे जो टॉपिक है, जो हेडिंग दी हुई है वो है जी यूट्राइन कंडीशन। और यूट्राइन कंडीशन में एक कंडीशन आपके पास है एंड्रोमेट्रियोसिस, जिसको हम अभी डिस्कस भी करने लगे हैं। ये मैंने फर्स्ट एड स्टेप 1 का पेज नंबर लिया है जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो आपके पास CK2 है वो आपकी लिखी हुई है एक टेबल के अंदर, एंडोमेट्रियोसिस वर्सेस अडीनोमायोसिस। ये एक टेबल इन्होंने दिया हुआ है। और याद रखिएगा कि एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है। इधर लिख लें एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किस तरह आता है, कैसे प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, और हम कैसे उनको मैनेज करते हैं, ये सारी बातें बेसिक साइंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फ्रॉम द साइंस उससे हम डिस्कस करेंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास टॉपिक है ना वो आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी, एंडोमेट्रियोसिस। एंडो एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस का जब नाम माइंड में आता है ना तो आप लोगों के ख्याल में कौन सी चीज मतलब कि आती है यहाँ पे जहन में। देखें, जब हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस हैविंग 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो पता ये चला कि एंडो के साथ होने वाला कोई ना कोई मसला आपके पास ये है। मसला क्या है वो तो अभी डिस्कस कर लेंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस आपके पास एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप डिजीज है। सबसे पहले ये ना कुछ पॉइंट्स इसके लिख लें ताकि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएं कि रिप्रोडक्टिव, लिखें प्लीज, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एज ग्रुप डिजीज है। एज ग्रुप डिजीज है। फिर इसी के साथ साथ आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ना, एंडोमेट्रियोसिस, ये आपके पास एक बिनाइन कंडीशन है या डिजीज है। इसकी आप लोगों को आगे जो है ना यूटिलाइजेशन का पता चल जाएगा कि आपने इस लफ्ज को कहाँ पे यूज करना है। एंडोमेट्रियोसिस इज आपके पास ये क्या है, इज एन बिनाइन डिजीज, इज एन बिनाइन, आपके पास ये क्या है, बिनाइन डिजीज है या बिनाइन कंडीशन है। ठीक हो गया जी। फिर बात आगे कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे ना रिकॉल करने लगा हूँ। पहले हमने ना एक कंसेप्ट पढ़ा था। एक आपके पास है अडीनो अडीनोमियोसिस। लफ्ज आपके पास क्या है? अडीनो अडीनोमियोसिस। अडीनोमियोसिस का मतलब पता ये चला कि आपके पास यहाँ पे ये फ्लोपियन ट्यूब्यूल है। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, बॉडी ऑफ द यूट्रस है। फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस में आप लोगों को पता है कि जो है वो कौन सी है? हैंडर मोस्ट लेयर आपके पास एंडोमेट्रियम है। फिर उसके बाद आपके पास कौन सी लेयर है जी, मायोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की आपके पास दो लेयर फर्दर है जिनको आप लोग, एक को बेजल कहते हैं और एक आपके पास कौन सी है जो कि ड्यूरिंग मेंसेस आपके पास क्या करती हैं, ये शेड करती हैं। मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फिर पेरीमेट्रियम आपके पास क्या करती है कि ये मतलब कि एक तरह से कवरिंग करती है किसके साथ, एक पेरिटोनियम को। बहरहाल आगे बात करते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम के अंदर आपके पास पाए जाते हैं ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमास। याद रखिएगा, इसमें आपके पास कुछ ग्लैंड्स मतलब कि एक तरह से पाए जाते हैं। बुक आपके पास लिखती है कि ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमास, ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमास। अच्छा, अगर ये एंडोमेट्रियम आपके पास यहाँ से मूव करे और ये जाके जनाबेली इन्वेजिव इन्वेजिव आपके पास क्या करे, इन्वेड करे इनटू मायोमेट्रियम, तो इस कंडीशन को आप लोगों ने क्या कहा था, एडिनोमियोसिस। अगर तो एंडोमेट्रियम की जनाबे अली क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो किसमें, मायोमेट्रियम में, इसको आपने एडिनोमियोसिस कहा था। तो अगर आपके पास एंडोमेट्रियम कुछ यूं यहाँ से मूव करे, यहाँ से मूव करे यूट्रस से, और आपके पास जनाबेली ये चली जाए कहाँ पे, हाँ जी, फ्लोपियन ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये जो आपके पास ओवरीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवरीज है ना, अगर ये ओवरीज में जनाबेली चली जाती है या फिर आपके पास लंग्स में चली जाती है
या फिर आपके पास जीआईटी में मतलब कि चली जाती है, पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लेती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे अगर ये जाती है तो ये आपके पास क्या होगा? हाँ जी, ये बताए एनीवेयर, ये आपके पास क्या होगा? एंडोमेट्रियो करना टिल मतलब जीटी में, उसके जनाब अली आपके पास लंग्स जीआईटी आपके पास आ जाता है। और इसमें यूनिट ट्रैक, इनफैक्ट यूनिट ट्रैक में मतलब कि अगर ये चली जाती है डिफरेंट डिफरेंट एरिया, अभी हम साइट्स पढ़ेंगे। सो बहरहाल लिखिए डेफिनेशन नंबर 1 पे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन में आप लोगों ने क्या करना है, ये लिख लीजिएगा कि प्रेजेंस ऑफ, लिखें जी, प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ structurally structurally and functionally and functionally structurally and functionally identical endometrium, identical identical endometrium, endometrium, तो आउटसाइड, लिखें प्लीज, आउटसाइड यूट्राइन कैविटी। भाई जो यूट्राइन कैविटी है, इससे अगर आउटसाइड ये चली जाती है आपके पास एंडोमेट्रियम, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम जनाबे अली आउटसाइड यूट्राइन कैविटी इज कॉल्ड, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये तो पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। फिर इसी डेफिनेशन को अगर हम बुक से लिखते हैं, एक और डेफिनेशन आपके पास, नॉन नियोप्लास्टिक endometrium glands and stromas, like glands and stromas outside endometrial cavity। कहाँ पे? outside endometrial cavity, endometrial मेटेरियल कैविटी। तो इसको भी आप लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये तो दो डेफिनेशंस आपने क्लियर की। देखें, वी नो वेरी वेल कि एंडोमेट्रियम आपके पास लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द यूट्रस है। इसके बारे में ये लिख लें एक साइड पे कि एंडोमेट्रियम आपके पास ये जो है ना, ये तो एंडोमेट्रियम है ना, ये एंडोमेट्रियम है, ये आपके पास मायोमेट्रियम है, और ये साइड बाय साइड अगर मैं, चले यहाँ पे एक और बना देता हूँ इसी के साथ ही, जो आपके पास क्या जी, पेरीमेट्रियम। तो याद रखिए कि ये जो एंडोमेट्रियम है, इसके साथ लिखें कि एंडोमेट्रियम इज एन लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द यूट्रस, लाइनिंग लाइनिंग एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ, हाँ जी, यूट्रस, किसकी? यूट्रस की। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं जो आगे। आपके पास एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट है, जो मायोमेट्रियम ये एक स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस एक लेयर है, और आउटर मोस्ट आपके पास कौन सी है? पेरीमेट्रियम। फिर बात करते करते हैं जी एंडोमेट्रियोसिस की, आपके पास प्रिविलेंस की। मतलब प्रिविलेंस ऑफ एंडोमेट्रियम आपके पास क्या होती है कि ये रिप्रोडक्टिव एज में मतलब कि काफी ये ठीक हो गया, और इससे क्वेश्चन भी आपके पास आता है प्रिविलेंस का, आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 2 पे लिखे इसकी पीक एज। जो पीक एज है ना, वो आपके पास कौन सी है कि किस एज में ये एंडोमेट्रियोसिस आपको मतलब कि ज्यादा होता है। तो जिस तरह मैंने पहले ये बता दिया कि ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में की एक डिजीज है, तो रिप्रोडक्टिव एज एज ग्रुप आपके पास मतलब कि मोस्टली मोस्टली ये जो होती है ना, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि 30 to 45 ईयर्स ऑफ द ओल्ड, ठीक होगा जी। मतलब लिख लें कि 30 से आपके पास कितनी, 45 ईयर ओल्ड, मतलब कि जो आपके पास वुमेन्स है या फीमेल्स है। बहरहाल ये तो आपको लोगों को पीक एज का पता चल गया। होने से होने को तो पहले भी हो सकती है, लेकिन पीक एज आपके पास ये है। अब लिखें कि एंड नंबर 3 पे जो आपने पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है ना, वो आपके पास क्या है कि एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट टू साइट्स। हाँ जी, लिख लें कि एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस इफेक्ट, ये आपके पास इफेक्ट करती है, इफेक्ट या इन्वॉल्व, बल्कि आप इफेक्ट को छोड़ के लिखें एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व। ये आपके पास क्या कर, इन्वॉल्व या इन्वेट,
या फिर इनवेट इनवेट टू साइट्स। ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको ये मतलब के कर सकती है। और एमसीक्यूज ये आप लोगों को याद कैन फाउंड एनीवेयर, किसी भी जगह पे मतलब के आपके पास जो है ना ये जा सकती है। फिर आगे इसकी जो मतलब के साइट्स हैं जहाँ जहाँ पे ये मतलब कि इन्वॉल्व करती है उनमें लिख लें नंबर वन आप लोग लिखें जी पेल्विक विजरस। नंबर वन लिख लें पेल्विक ऑर्गन्स या विजरस, वही बात आ जाती है कि पेल्विक ऑर्गन्स। अब भाई पेल्विक ऑर्गन में आपके पास कौन कौन सी हैं मुझे बताएं ना प्लीज। पेल्विक ऑर्गन्स में आपके पास जनाबे अली ओवरीज आती हैं कि नहीं आती? तो लिख लें नंबर वन पे ओवरी, और ये एक एमसीक्यूज है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओवरीज ओवरीज जनाबेली आ जाती हैं। और ये एमसीक्यूज आपके इस तरह हैं कि भाई याद रखिएगा। अच्छा फ्रीक्वेंटली ये आपके पास बाइलेटरली मतलब कि ये भी लिख लें फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या है कि भाई दोनों साइडों की राइट और लेफ्ट। अच्छा ये फ्रीक्वेंटली बाइलेटरल इन्वॉल्व करती है। और याद रखें मोस्ट कॉमनेस्ट साइट एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व, हाँ जी वो आपके पास कौन सी है? ओवरिस। और ये आपके पास मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है, इसके बारे में ये लिख लें कि भाई मोस्ट कॉमनेस्ट मोस्ट कॉमनेस्ट साइट which involved by endometriosis which involved involved by एंडोमेट्रियोसिस। तो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन भी बन गया, और ये आप लोग मुझे भी बता सकते हैं कि सर ये है वो आपके पास कौन सी है जी? हाँ जी बताएं ना। ओवरिस। ये आपके पास कौन सी है जी? ओवरिस। और मैंने क्वेश्चन भी बन गया, ऊपर भी हमने मतलब कि लिख लिया है, और ये एमसीक्यू के हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर क्या होता है कि ओवरीज के बाद नंबर टू पे आप लोग लिख ले जी इसमें फ्लोपियन ट्यूब्यूल। इसमें लिखें फ्लोपियन ट्यूब्यूल को ये इन्वॉल्व कर सकती है कौन? एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा ये पता है कैसे इन्वॉल्व करती है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो बताएं इन्वॉल्व कैसे करती है, वो हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे। अच्छा यहाँ पे आगे लिखें जी नंबर थर्ड पे लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इसको इन्वॉल्व कर सकती है लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब कौन कौन से लिगामेंट? भाई स्पेशली ब्रॉड लिगामेंट, हाँ जी सच एस, जैसे आप लोगों ने लिगामेंट्स पढ़े हुए हैं जिसमें आपके पास आ जाता है जी ब्रॉड लिगामेंट। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जनाब अली इसमें कार्डियक लिगामेंट भी पढ़ा है, और यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, यूट्रो यूट्रोसेक्रल सेक्रल लिगामेंट। तो इसकी इनकी तो आप लोगों ने ये बातें की हुई हैं। बहरहाल बात आगे थोड़ी सी बढ़ाते हैं यहाँ से। मैं पोच है उसको क्या कहते हैं? पोच ऑफ डुगलस। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखें प्लीज। इसमें पेरिटोनियम को ये इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक हो गया जी। पेरिटोनियम को ये इन्वॉल्व कर सकता है, और इसके साइड बाय साइड याद रखिएगा एमसीक्यू जो आना है ना वो ये है कि जब ये ओवरीज को इन्वॉल्व करता है ना, तो ओवरीज में इसकी इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है कि इन ओवरीज अपीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ओवरीज अपीयर, ये आपके पास जनाबली अपीयर होता है एज एज एंडो एंडोमिट्रियोमा एंडोमिट्रियोमा। याद रखिएगा जब यहाँ से ये करते हैं और ये जाते हैं सब ओवरीज में, और वहां पे क्या करते हैं ये एंड्रोमेट्रियोमा मतलब देते हैं। और के पास इसको एक नाम दिया जाता है एस एस्टेरी 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 एस्टेरियस, उसमें आपके पास है
सस्टेन नहीं थे करते। अगर हम को कहते कि आप सामने मतलब के सुपिनेशन में कर लें, आप एक तरह से सामने जैसे दीवार को अगर किसी को फोर्स करते हैं तो हाथ ऐसे रखें सामने, तो वो बंदा हाथ नीचे उसके गिर जाते थे। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, डिस्ट्रॉप जिसका हो जाता है, तो वो एस्टेरियस था। ये क्या एस्टेरिकस, तो इसमें क्या था, इसको एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि एंडोमेट्रियोमा बेसिकली ये कैसे बनता है, ये एक आपने पॉइंट इसका याद रखना है। वो इस तरह के ब्लड फील्ड लिख लें प्लीज। ब्लड, आपके पास जो ब्लड है ना, ये मतलब कि फील्ड करता है, इनमें ब्लड फील्ड करता है। और बिकम, ये लिख लें प्लीज, एंड बिकम चॉकलेट सिस्ट। ये भाई इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट सिस्ट। अच्छा याद रखिएगा, ये जो चॉकलेट सिस्ट है ना, ये कैसे, यार होता कुछ यूं है कि आपके पास ना ये जो ओवरीज हैं, ओवरीज में आपके जब ऊपर से मतलब के अंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच आते हैं ना, तो इन ग्लैंड्स के ऊपर आके मतलब वो ज्यादा से ज्यादा फिर काम करते हैं। ओवरीज में आपको पता है कि फॉलिकुलर्स भी भरे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि भाई यहाँ पे मेंसेस, फॉलिकुलर, अगर एफ एल एच वगैरह तो ये होती है, तो होना चाहिए कि आपके पास जो मेंस्ट्रुएशन है यहाँ से विजाइना से शेड। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ही आपके पास मैं यहाँ पे रीडिंग ब्री या डार्क ब्राउन, एक तरह से मतलब के पाउडर बर्न अपीयरेंस। अभी मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक हो गया जी। ये क्या चीज इसने कही है। अच्छा, ओवरीज में हैव एंड्रोमेट्रियोसिस जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, ये इसकी बात कर, ये बुक ने लिखा है। बाकी वो जो दूसरा सेंटेंस बोल रहा है अभी आपने नहीं लिखना, क्योंकि खुद लिखवाऊंगा। बहरहाल ये जब भी चॉकलेट, ये एमसीक्यू था जी, ये आपको एग्जाम के अंदर अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। उसके बाद आपके पास क्या क्या, ओवल स्ट्रक्चर एंड अबव, ओरल स्ट्रक्चर अबव एंड बिलो एस्टेरिकस। एक तरह से ये भी इसने मतलब कि पॉइंट लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जरा प्लीज। ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है यार, देखें मैंने अभी तक ये बात किया कि एक तो रिलेशन की बात, फिर हमने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व या इन्वेट टू द साइट, ये पहली बात हमने की कि पेल्विक आर्गन, पेल्विक आर्गन में जो मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज आपके पास आता है वो ओवरीज हैं, और ओवरीज में आपके पास क्या बनती है, चॉकलेट सिस्ट बनती है। कैसे बनती है, ब्लड वहां पे स्टे करता है। और ये बात आपने, फ्लोपियन ट्यूब्यूल आज, फ्लोपियन ट्यूब्यूल के अंदर लिगामेंट को इन्वॉल्व कर सकता है, पोच ऑफ डोगलस को इन्वॉल्व कर सकता है। इनके जो साइन एंड सिम्टम आते हैं वो आगे बात करेंगे जब इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद। फिर लिखें नंबर 2 पे लिख लें कि लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक, लोअर फीमेल फीमेल जेनिटल जेनिटल ट्रैक, लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक। अच्छा, अब ये जो लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक है, मुझे आप यार बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है भला लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक में। भाई इसमें सर्विक्स आती है कि नहीं आती, पहली बात तो मुझे ये बताएं। इसमें आपके पास विजाइना आती है कि नहीं आती, यहाँ पे भी इनको भी ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक लफ्ज है एपिजियोटमी, हाँ जी क्या ख्याल है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। एपिजियोटमी, एपिजियोटमी क्या होता है पता है, एपिजियोटमी स्कॉर्स। देखें, एपिजियोटमी का मतलब है कि इसमें हम एक अंसिजन देते हैं पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ द वजाइना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कुछ फीमेल्स होती हैं, उनकी जो वजाइना का साइज है वो मतलब के जो ओपनिंग है ना उनकी, जो आपके पास मतलब के साइज कम होता है, डायमीटर कम होता है, जिसकी वजह से जो आपके पास स्फेलिक प्रेजेंटेशन है बच्चे की, इवन के हेड भी बाहर मतलब के जो है ना आपके पास यहाँ से मतलब कि नहीं निकल सकता। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, हम छोटा सा इंसिजन देते हैं, जिस वजह से वो डायमीटर ज्यादा हो जाता है और इजीली बर्थ हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लें कि गिव अनसीजन, इसमें अनसीजन देते हैं हम, अनसीजन इन पोस्टीरियर, लिख प्लीज, इन
पोस्टीरियर मीडियल, बर्थ, तो ये होना चाहिए। फिर इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, आप इंक्रीज करना चाहते हैं, हाँ जी, डायामीटर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज डायामीटर ऑफ बर्थ कनाल। हाँ जी, क्या ख्याल है? बर्थ कनाल के साथ साथ आप लोगों का जो मतलब कि बाहर वाली ओपनिंग, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। देखें इसके आप लोग जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, आप लोग देखें लेबल की मैनेजमेंट जब करें, लेबल लेबल जो है, तो उसमें आप लोग इसकी बात करेंगे एपिजियोटमी की। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। एंडोमेट्रियल टिश्यू कैन सीन इन, लिख लें प्लीज। ये भी अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट आ रहे हैं। नंबर थर्ड पे लिखें, नंबर थर्ड पे आप लोग लिखें कि एंडोमेट्रियोसिस, लिखें एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल टिश्यूज, ये आपके पास जो टिश्यू हैं, कैन सीन, कैन सीन इन एक्स्ट्रा, इन एक्स्ट्रा पेल्विक, एक्स्ट्रा पेल्विक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा पेल्विक स्ट्रक्चर या रीजन का मतलब क्या है? ऐसे ही है ना भाई, एंडोमेट्रियल टिश्यू कैन सीन इन एक्स्ट्रा पेल्विक स्ट्रक्चर, या फिर आपके पास जो रीजन है, इसमें आपके पास क्या होता है, आप लोग देख लें प्लीज। इसमें इस नंबर देखें जी, इसमें आपके पास एक्स्ट्रा जो पेल्विक स्ट्रक्चर है, एक आपके पास लंग्स है, ठीक होगा जी। इसमें आपके पास अब्डोमिन स्कार्स हैं, क्या है? अब्डोमिन जनाबेली स्कार्स हैं। इसमें आपके पास आ सकता है एम्बिलिकस, आ सकता है एम्बिलिकस, ठीक होगा जी। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा मतलब के पेल्विक स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और बात याद रहे कि ये जो एपिजियोटमी के बाद आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे एपिजियोटमी के बाद लिख लें कि यूरिनरी ट्रैक आपके पास, यूरिनरी ट्रैक भी लिखें इसमें, यूरिनरी ट्रैक। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक में सच एस लिख लें प्लीज, सच एस आपके पास जनाबे जिस तरह के ब्लैडर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आपके पास यूरिनरी ब्लैडर की बात आप लोग कर लेते हैं। इसमें ये क्या कर सकते हैं, इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये जनाब अली जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, आगे इसमें आप लोग लिखें कि आपके पास जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जीआईटी में आपके पास मोस्टली रेक्टम की हम बात करेंगे, तो इसको आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में डिटेल जा रही है जी। किसको माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये होती कैसे है, एंडोमेट्रियोसिस की रीजंस क्या हैं, ये अब हमने यहाँ से देखना है। तो लिख लें, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट पे आप लोग लिखें पैथोजिनेसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, पैथोजिनेसिस, पैथोजिनेसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की जो पैथोजिनोसिस है, इसको हमने मतलब कि अभी डिस्कस करना है कि ये आपके पास होती है। अच्छा, इसको हम मतलब कि देखते हैं, इसकी जो काजेज है ना, पैथोजिनेसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस बाय डिफरेंट, हाँ जी, इसको देखते हैं, सीन बाय डिफरेंट थ्योरीज। भाई डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, मतलब कि फिर इसका डायग्नोस बनाते हैं, हम कहते हैं कि हाँ ये इसका काज है। बेसिकली बुक इसको पैथोजेनेसिस, या फिर आप लोग इसकी ना इटियोलॉजी की भी बात कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इसकी इटियोलॉजी की हम बात करने लगे हैं। सो डॉक्टर्स ने बिलीव किया, डॉक्टर्स ने ये सोचा कि शायद एंडोमेट्रियोसिस जो है ना, ये आपके पास होती है। नंबर 1 लिख लें जी, नंबर 1 आपके पास ये होती है एक थ्योरी के थ्रू। कौन सी है, उसका नाम क्या है? नंबर 1, सिम सिमसन, सिमसन थ्योरी। ये अब सिम्पसन जो थ्योरी है, ये बेसिकली क्या है, इटियोलॉजी या पैथोजेनेसिस, इसकी पैथोजेनेसिस है कि ये कैसे होती है। अच्छा देखें, सिम्पसन थ्योरी, अब ये जो सिम्पसन थ्योरी है ना,
इसको नाम दिया गया, बुक में जो आपके पास नाम दिया गया है ना, इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड फ्लो। इसको रेट्रो रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड आपके पास फ्लो भी कहते हैं, या फिर इसको आप मेंस्ट्रुएशंस भी कहते हैं। तो मेंस्ट्रुस का जनाबे अली पीछे ही आपके पास हो जाना, ठीक हो गया जी, रेट्रोग्रेड फ्लो। अच्छा यार, बेसिक मेरा आपके पास, तो आपके पास जैसे अगर टोशन होनी हुई तो यहाँ पे हो जाती है, अगर नहीं होनी हुई तो फिर ये आके यहाँ पे जनाबे लिए वो इन दी फॉर्म ऑफ, हाँ जी, मेंसेस क्या कर देता है, शेड शेड कर देता है। कहाँ से? विजाइना किनारे बर्थ से। नॉर्मली तो ये होता है, ठीक है। लेकिन मेस्ट्रुएशन फ्लूइड या ब्लड जिसमें एंडोमेट्रियम, याद रखिएगा, ये जो सिम्पसन थ्योरी है, ये कहते हैं कि मेस्ट्रुएशन जो फ्लूइड है या जो ब्लड है ना, जिसमें आपके पास एंडोमेट्रियम मतलब कि शेड करती है मेंसेस के दौरान, बजाय इसके के एंटीग्रेड इसका फ्लो हो वाई सर्विक्स एंड वजाइना, और फिर आउटसाइड चली जाए, तो ये क्या करती है, रेट्रोग्रेड फ्लो हो जाता है इसका। मेस्ट्रुएशनल ब्लड लिखिएगा जरा प्लीज इसमें, फिर इसकी आगे बात करते हैं। इसमें आप लोग लिखें कि मेंस्ट्रुएशनल मेंस्ट्रुएशनल ब्लड, ये जो मेंस्ट्रुएशनल जनाबेली ब्लड है, ये आपके पास फ्लो करता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लोज रेट्रोग्रेड 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 रेट्रोग्रेडली, या ग्रेडली लिख लें, रेट्रोग्रेडली, ये क्या कहना चाहिए, ये लिखिएगा। बट सिम बट सिम्पसन बट सिम्पसन थ्योरी डजंट एक्सप्लेन, इसने हमें ये बात नहीं बताई। सिम्पसन थ्योरी डजंट एक्सप्लेन, ये इसने हमें ये बात नहीं बताई। एक्स्ट्रा लिख लें प्लीज, एक्स्ट्रा पेल्विक एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की, एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की। हाँ, ये जरूर है कि इसने कहा, मैं आपको ये बताने लगा हूं, देखें जी। हाँ, ये जरूर है कि सिम्पसन जो थ्योरी है, इसने कहा कि रेट्रोग्रेड मतलब इसका दूसरा नाम रेट्रोग्रेड फ्लो है। मेस्ट्रुएशन ब्लड जो है ना, ये फ्लो करता है रेट्रोग्रेडली फ्रॉम फ्लोपियन ट्यूब्यूल इनटू पेल्विक विजरस, ठीक हो गया जी। मतलब यहाँ से ही आपके पास जो है ना फ्लूइड मतलब के होता है, और फिर आगे मतलब कि अदर पेल्विक एरियाज, पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ जो है ना यहाँ से मूव। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये जो है ना यहाँ से बाहर जाता, मतलब कि यहाँ से शेड करती, ये बाहर जाने के बजाय बैक साइड को। तो ये नहीं बस बताया इसने कि हाँ ये किस ऑर्गन में जाता है। इस थ्योरी को इसलिए इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने कहा कि यार हाँ ये बात तो थ्योरी इनकम्प्लीट है, अब ये नहीं पता कि ये कहाँ पे जाएगी। तो इन्होंने इस बात को भी कंप्लीट किया। फिर आगे एक और थ्योरी आ गई, फिर मजीद जनाबेली आगे स्टडी हुई, तो यार इस थ्योरी का पता चला आपको? जी डॉक्टर जनान, ये जो थ्योरी मैंने बताई है, इस थ्योरी का आपको पता चला है बेसिकली क्या है? हाँ, ये जरूर इसने कहा कि ये आगे की तरफ नहीं जाता, ये आपके पास पीछे की तरफ। हाँ ओके, चलें जी बात कर लेते हैं सेकंड। मीन के एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस यही है ना कि लंग्स में मतलब कि कैसे चलेगी, आपके पास एम्बिलिकस में कैसे चलेगी, अब्डोमन में कैसे चलेगी। तो इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि ये इसमें कैसे जाती है। फिर उन्होंने आगे स्टडी की, दूसरी स्टडी को लिख लें प्लीज, कि आपके पास जो थ्योरी है उसका नाम है जो दूसरे वाली थ्योरी उसका नाम क्या है, नंबर 2 पे लिखें, हल हलबेन थ्योरी, हलबेन थ्योरी। अब ये जो हेल्बेन थ्योरी है, इसका जो सेकंड नेम है ना, आप लोगों ने हेल्बेन थ्योरी का नेम याद रखना है कि जनाब अली आपके पास क्या होता है कि
ट्रांसपोर्टेशन इसकी क्या होती है जी, एंडोमेट्रिकल टिश्यूज वाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंडोमेट्रिकल टिश्यूज वाई लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स, वाई लिम्फेटिक, आपके पास लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, इसके थ्रू वास्कुलर ब्लड वेसल डिस डिस एमिनिएशन, डिस एमिनिएशन। तो ये आप लोगों ने, इसकी थ्योरी है, इसका आप लोगों को पता। हाँ, कभी कभार हम ये इस तरह कर देते हैं कि लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल की डिसएमिनेशन सिंपल भी लिख देते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट थ्योरी का नाम लिखें तो ये तो हमने समझ नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग जब कभी टॉपिक ये डिस्कस करें पढ़ें तो आपको ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए बातें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंडोमेट्रिकल टिश्यूज के थ्रू भी आपके इसकी मतलब कि एक ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसके थ्रू लिम्फेटिक और ब्लड वेसल वास्कुलर डिसेमिनेशन के थ्रू। इसने, इस थ्योरी ने, जो हल्बन है, हल्बन थ्योरी ने बताया कि जैसे malignancy, जैसे कैंसर आपके पास स्प्रेड करता है ना लिम्फेटिक या ब्लड वेसल में एंटर होके, सेम ऐसे ही शायद, सेम ऐसे ही शायद एंडोमेट्रियल के सेल भी आपके पास स्प्रेड करते हैं। ये थ्योरी ने, इसने ये बताया, इसने कहा कि यार हो सकता है कि जिस तरह malignancy, जो कैंसर के सेल्स हैं वो ब्लड या आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया, आपके सॉरी ल्यूकीमिया इज वन ऑफ द ब्लड कैंसर, आपके पास मतलब कि ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं। एंडोमिकल सेल डिसेमिनेटेड, डिसेमिनेटेड, ये आपके पास डिसेमिनेटेड होते हैं वाई ब्लड, हाँ जी, वाई ब्लड, ब्लड के थ्रू एंड लिम्फेटिक, एंड लिम्फेटिक। अच्छा जी, एंड बट ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड डू एक्सप्लेन, एंड डू एक्सप्लेन, इसने क्या किया जी, एक्सप्लेन किया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेल्विक, एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस को भी इसने मतलब कि क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई ये उससे पहले से थोड़ी सी एवालुएशन आई है ना, हाँ जी, क्या ख्याल है, पहले से थोड़ी बहुत तब्दीली तो आ गई है, बट इसमें जो कमी रह गई ना वो क्या थी, ये लिख लें, ये लिखें कि बट एंडोमेट्रियोसिस नॉट, लिखें प्लीज, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस नॉट malignancy। फिर डॉक्टर दूसरों ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि यार एंडोमेट्रियोसिस तो एक बिनाइन डिजीज है, तो ये कैसे स्प्रेड, आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस तरह कर सकते हैं, malignancy, ठीक हो गया। इस पे लोगों ने देखे, लोग छोटी छोटी बात पे भी तस्करे करते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे भी फिर देखा जाता है। तो ये भी थ्योरी आपके पास है, मतलब इस वजह से नहीं 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 नहीं, एंडोमेट्रियोसिस प्योरली इज क्या है, बिनाइन जनाबे वाली कंडीशन, ये तो एक बिनाइन कंडीशन है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को एक तरह से पॉइंट इसका पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बात, ये आपको थ्योरी क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, हल्बन थ्योरी आपके पास क्लियर है। फिर एक और थ्योरी आ गई, उन्होंने कहा कि जनाब अली एक और आगे मजीद इसकी स्टडी की गई कि भाई सिनेरियो क्या है, थ्योरी का नाम लिख लें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीलियोमिक एपिथेलियम, लिख लें ट्रांसफॉर्मेशन, लिख लें प्लीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीलियोमिक, सीलियोमिक एपिथेलियम। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, याद रखिएगा, सीलियोमिक एपिथेलियम, या फिर इसी का एक नाम आपकी बुक ने जो दिया हुआ है वो ये है कि मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपोटेंट सेल्स। मल्टीपोटेंट सेल्स आपके पास मुख्तलिफ सेल्स मतलब के आगे बनाते हैं,
तो इनकी एक तरह से बात की। जो बुक लिखती है वो लिखती है कि प्लास्टिक मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टी पोटेंट मल्टीपोटेंट सेल्स। इसकी बात आगे चल गई। अच्छा, अब माइंड तो ये कहता है, देखें आपके पास जनाब अली क्या है, लंग्स भी है, आपके पास जीआईटी भी है, अम्बिलिकस भी है, रेक्टम है। इनमें जो एंडोमेट्रियम है ना, याद रखिएगा कि इनमें एंडोमेट्रियम ऐसे बन जाती है कि बाय बर्थ, याद रखिएगा, जो लंग्स है, जीआईटी है, अम्बिलिकस है, रेक्टम है, इनमें एंडोमेट्रियम ऐसे बन जाती है कि बाय बर्थ कुछ सेल्स को घोंसला मतलब वहां पे रह जाता है, एक तरह से बाय बर्थ पैदाइशी तौर पे भी इस बंदे ने कहा, तो मतलब कि घोंसला रह जाता है। लेटर ऑन ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ एबिलिटी टू ट्रांसफर इनटू एंडोमेट्रियम, एक तरह से इस बंदे ने ये भी थ्योरी पेश कर दी। उसने कहा कि हाँ यार, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि बाय बर्थ, जो मतलब कि जिन्होंने कन्वर्ट होना होता है एंडोमेट्रियम में, वो बाय बर्थ मतलब कि इन एरियाज में रह जाते हैं, जो कि एक नेस्ट घोंसले की शक्ल में। तो अडल्ट लाइफ में जैसे लाइफ गुजरती है तो वो एंडोमेट्रियम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ये भी बात कर दी गई। तो लिखे यहाँ पे, ये क्या कहता है कि इन विच कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे सेल्स नेस्ट सेल्स नेस्ट विच हैज विच हाँ यार, ये कैसे होती है, पैथोजेनेसिस आप लोगों को ये बताती है। फिर एक और बात आ गई, जब इस पे बात ना बनी तो फिर आगे जनाबेली क्या हुआ, एक और थ्योरी स्टडी की गई, नंबर लिखें 4 पे, जिसका नाम है ऑटो इम्यून थ्योरी। तो देखिए, ऑटो इम्यून थ्योरी, अब इस पे क्या बात हुई, इम्यून ऑटो इम्यून थ्योरी, क्योंकि देखें इसकी जो वेटेज है, आपके पास आपको पता है 14 एमसीक्यूज हैं गायनी के। सो अपने पीएमसी के एग्जाम में जस्ट मैं बात कर रहा हूँ अभी, बाकी तो इसकी वेटेज काफी सारे, जिस तरह आप प्लैब की बात कर लें, आप जनाब अली यूएसएमएल की बात कर लें, एसएमएल की कर लें, कोई भी एग्जाम है, क्लिनिकली इसकी एक इंपॉर्टेंस है गायनी एंड ओब्स की, इसलिए आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको करना होगा। तो देखें ऑटोइम्यून थ्योरी क्या है। इसने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस जो डिफरेंट साइट के लिए आपके पास हो रही है ना, एंडोमेट्रियोसिस जो डिफरेंट साइड पे हो रही है, वो ड्यू टू एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन एट डिफरेंट साइड की वजह से है। इस बंदे ने ये थ्योरी दे दी। अब कोई कंफर्म बात नहीं की, इसने ये कहा, बात आपको शायद समझ आ गई हो, इसने ये कहा इस थ्योरी ने कि एंडोमेट्रियोसिस जो डिफरेंट साइड्स पे हो रही है ना, वो ड्यू टू एंटीजन एंड एंटीबॉडी कह दी, इन विच एक्शन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन एट डिफरेंट एट डिफरेंट साइट्स, कहाँ पे, एट डिफरेंट साइट। एंड याद रखिएगा कि ऑटो इम्यून थ्योरी, ये लिख लें, ऑटो इम्यून थ्योरी, जो आपके पास ऑटो इम्यून थ्योरी है ना, गोट, इसके लिए एक स्पोर्ट मिली, गोट स्पोर्ट, इसको स्पोर्ट मिली, बिकॉज, क्यों मिली, अब ये देख लीजिएगा, बिकॉज दूस फीमेल, ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें, फीमेल हु हैव हु हैव हु हैव एंडोमेट्रियोसिस, जिनको एंडोमेट्रियोसिस जनाबेली होता है ना, एंडोमेट्रियोसिस, दे हैव हाई सर्कुलेटरी दे हैव दे हैव हाई सर्कुलेटरी दे हैव हाई सर्कुलेटरी
लेवल ऑफ एंडोमेट्रिकल सेल्स, एंडो एंडोमेट्रिकल जुनाबेली सेल्स, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एंटीबॉडीज, एंडोमेट्रिकल सेल्स, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इन ब्लड। अच्छा याद रखिएगा, जितनी भी अभी तक 4 थ्योरीज पढ़ी हैं यार, किसी में कोई कंफर्म बात मिली है? अब ये कंसेप्ट है आपने एक बनाना, थ्योरी तो थ्योरी है, थ्योरी आप भी बना दें, हाँ यार ये ऐसे हुई थी, लेकिन उस पे रिसर्च भी है, कुछ लॉजिक भी होना चाहिए ना। अच्छा इस बंदे को क्या एक स्पोर्ट मिली, हाँ ठीक है कि यार एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन हो सकता है डिफरेंट साइड पे, और इसने कहा कि ऑटोइम्यून थ्योरी जो है इसको ये इसलिए स्पोर्ट मिली कि लड़कियां जो है फीमेल्स एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जनाबेली इनको हाई सर्कुलेटरी लेवल ऑफ एंडोमेट्रिकल सेल्स होता है, जो एंटीबॉडीज इन द ब्लड। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। जब फिर सारे चाचे बाबे बैठे जनाबे अली इकट्ठे हो गए, फिर एक पंचायत लग गई कि यार अब क्या किया जाए, चार तीन चार तो थ्योरी पहले आ गई हैं, तो फिर सारे इकट्ठे हो गए, एक मुश्तरका फैसला होना था। तो उस मुश्तरके फैसले को फिर आपने क्या कहा कि भाई जनाबे अली उसको दें, मेरे बाबे बैठे ना, तो फिर एक कंपोस्ट उन्होंने पहले अनसर्टन अनक्लियर है ना, कोई चीज तो क्लियर हो नहीं रही। हाँ ये जरूर है कि थोड़े थोड़े पॉइंट मिले हैं, इस वजह से शायद हो सकती है। तो ये क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव ऑल अबव मेंशन थ्योरीज, भाई इनका इन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन ही बना दो, ठीक हो गया जी। तो उन्होंने सारे पॉइंट्स कहा कि भाई एक कॉम्बिनेशन बनाएं, और जिस तरह के हमने बात की जनाब अली, मैं अगर आपके साथ रखता हूँ इसको, पहली थ्योरी में आप लोगों ने जो बात की थी, पहली थ्योरी में ये हुआ कि जनाब अली जो रेट्रोग्रेड फ्लो होता है, ये बात नहीं भूलनी, रेट्रोग्रेड एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए रेट्रोग्रेड आपने, लेकिन एक्स्ट्रा नोडल आपके पास नहीं होते। अल्बन थ्योरी ने क्या कह दिया, उसने एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यू पुट करते जाए प्लीज, जो मैं कह रहा हूँ, ये आपके पास उसने कहा कि लिम्फेटिक ब्लड वेसल शायद मिलिग्नेंसी के तौर पे उसने कह दिया, हालांकि फिर ये बाद में बात आ गई कि यार ये तो मिलिग्नेंसी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन मेटास्टेसिस में क्या बात हुई? इसमें कोई इतना कंजेनिटली एनी क्वेश्चन अप टू दिस क्लियर है? बताएं ना प्लीज, क्वेश्चंस यहाँ पे कोई आपके पास है जी डर सर? सो अगर तो क्लियर है, तो फिर बात आ जाती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की कि भाई पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो लिखें फिर नंबर जनाबेली 6 पे लिख लें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। आप लोगों को क्लिनिकल जनाबेली इसकी प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए कि क्लिनिकल आपके पास हॉस्पिटल में अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर अदनान है, या फिर यहाँ पे डॉक्टर मनीजा, ये जनाबेली क्या कर रही है, गायनी ऑप्स के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, पेशेंट आ जाता है, और पेशेंट आती है जी जनाबेली किसके साथ है, डिफरेंट फीचर लेके, और इन्होंने फिर उसका डायग्नोज बनाना है। अब इनको फिर डायग्नोज बनाने के लिए फीचर्स का पता होना चाहिए, तो लिख लें एक पॉइंट तो ये लिखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ कि बुक ने वैसे नहीं लिखी, प्रैक्टिकल लाइफ में ये मिलती है। लिखें एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस इन सम फीमेल, एंडोमेट्रियोसिस इन सम फीमेल, कुछ फीमेल में, इन सम फीमेल, आप जो कुछ फीमेल्स हैं एसिम्टोमेटिक, भाई कोई सिम्टम नहीं आता, कभी कभार ये आपके पास कुछ फीमेल में एसिम्टोमेटिक है। डिस्पाइट लिख लें, डिस्पाइट जनाबेली क्वाइट, डिस्पाइट क्वाइट एंड एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव डिजीज, चाहे डिजीज जितनी मर्जी हो जाए, ठीक हो गया, चुप चुपाते ही, लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आता। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि यार पे ये डायग्नोज कैसे होंगी, तो ये एक्सीडेंटली जनाबली डायग्नोज होती हैं, कैसे, एंड डायग्नोज बाय रूटीन वाइज एग्जामिनेशन, बाय रूटीन
एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखें जी, याद रखिएगा कि रूटीन एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है, या इन्वेस्टिगेशन में, या फिर इन्वेस्टिगेशन में, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो फीमेल्स है ना, फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, उसकी कोलिसिस्टेक्टमी होनी है। क्या होनी है? कोलिसिस्टेक्टमी। कोली वर्ड यूज फॉर द गॉल ब्लैडर, ऐसे ही है ना। तो याद रखिएगा, एक फीमेल है, उसका प्रोसीजर है कौन सा? जनाबे अली, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। लेप्रो लेप्रोस्कोपिक लेप्रोस्कोपी कोली में भी वो कोलिसिस्टेक्टमी से एरियाज को देखे जहां पे आपके पास एंडोमेट्रियल क्या पड़े होंगे, एंडोमेट्रिकल सेल्स पड़े होंगे, टिश्यूज पड़े होंगे, तो वो आपको इस तरह मतलब एक्सीडेंटली भी इस तरह आपके पास डायग्नोज होता है। ठीक है, बहरहाल बात करते हैं जी आगे साइन एंड सिम्टम्स की। वो तो आप लोगों ने बात की है कि ऐसी फीमेल जो कि एक्सीडेंटली मतलब के डायग्नोज होती हैं, उनकी बात हो गई है। नंबर 2 पे लिखे हैं साइन एंड सिम्टम। अच्छा यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें, साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड ऑन, लिखें प्लीज, साइन एंड सिम्टम डिपेंड, ये आपके पास डिपेंड करते हैं ऑन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। जिस एरिया पे एंडोमेट्रियोसिस आपके पास होगी ना, उसी एरिया पे जनाबे लिए आपके पास क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स आपको आएंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा होगा क्या, बात कर लेते हैं। एरियाज कौन कौन से हैं? आपको पता है ना कि एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व टू पेल्विक ऑर्गन, एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व टू जीआईटी, एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व टू यूरिनरी ट्रैक, एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व टू लंग्स, एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व टू अम्बिलिकस, एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व टू अब्डोमिनल स्कार्स। बात क्लियर है? लिख लें वन बाय वन, हेडिंग दे दें आप पेल्विक ऑर्गन्स की। पेल्विक ऑर्गन को अब हम देखेंगे, इसके रिगार्डिंग आपके पास मतलब कि जो है ना क्या आएंगे, फीचर्स आएंगे। याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए भी यहाँ से ही आपके पास ही इंपॉर्टेंट है। इस बंदी को ना क्या होता है, साइक्लिक पेल्विक पेन, ये पॉइंट आपने याद रखना है, साइक्लिक पेल्विक पेन। और ये एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। व्हाट इज दिस? ओके, साइक्लिक पेल्विक पेन। साइक्लिक पेल्विक पेन में आपने जो पॉइंट याद रखना है, इसमें क्या है कि एट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लिख लें प्लीज, एट, यार ये जो साइक्लिक पेन है ना, एट टाइम ऑफ, या बल्कि इस तरह करें, इसको ना सेपरेटली लिखते हैं। अच्छा, इस बंदी में ना यार याद रखिएगा डिस्मेनोरिया होता है। अच्छा, मैं जो पॉइंट कहूंगा ना वो हॉलमार्क है इसके। क्लासिक ट्राइएड एक आप लोगों ने लिखना है, एक आप लोगों ने लिखना है क्लासिक ट्राइएड, क्लासिक ट्राइएड, तो लिख लें एमसीक्यू होगा आपके पास। इसकी जो मेंसिस है ना, मेंसिस में नोरिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिस्पेनोरिया में आपने जो पॉइंट याद रखना वो क्या है कि पेन, लिखें प्लीज, पेन ड्यूरिंग, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल, हाँ जी, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेन का होना, ये फीचर याद रखना है। एक ये फीचर याद रखना है, क्लासिकल ट्राइएड बताऊंगा फॉर एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद लिखें जी आपके पास इसमें में क्या होता है, मैचुरेशन इरेगुलरिटी, वो में डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुएशनल मैचुरेशनल इरेगुलरिटी एक तरह से आपके पास आती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट है ना वो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी। तो ये तीनों पॉइंट हैं। अगर आपके पास ट्राइएड की बात की जाए तो भाई क्लासिक ट्राइएड फॉर द एंडोमेट्रियोसिस, तो वो आपके पास क्या होगा, क्लासिक ट्राइएड लिख लें फॉर एंडोमेट्रियोसिस। नंबर 1,
एक आपके पास ये है पॉइंट यहाँ पे डिसमेनोरिया, नंबर 2 आपके पास पिनोरिया, और नंबर 3 आपके पास क्या है जी, इनफर्टिलिटी। तो क्वेश्चन के पास इसी तरह ही आएगा। नॉन स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, पेन होगी, इसमें डिस्मेनोरिया होगा और इनफर्टिलिटी होगी। ठीक हो गया जी। तो ये इसी तरह आप लोगों ने इसका डायग्नोज बनाना है। फिर बात आ जाती है जी नंबर 7 पे। हम साइड पे बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे लिखें जीआईटी ट्रैक। अगर जीआईटी ट्रैक आपके पास जो है ना जीआईटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो भाई याद रखिएगा, एक एमसीक्यू तो पहले लिखे ना साइड पे, एक साइड पे लिख लें। और बल्कि मैं इसी के साथ ही आपको बताता हूँ जीआईटी क्या होता है। जब जीआईटी इन्वॉल्व होती है ना एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, तो जीआईटी विल लीड टू जीआईटी एब्सेट। अब जीआईटी अपसेट का क्या मतलब है? वैसे मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ जीआईटी की पैथोलॉजी में। आप लोग को पता है जीआईटी अपसेट में जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? या तो डायरिया होगा, या फिर उसके ऑपोजिट क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, या जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऐसा ना, तो लिख रहे हैं जीआईटी ऑप्शन में डायरिया हो सकते हैं ना बेअली, इसमें जनाब अली क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, ये आपने पॉइंट याद रखना है। और क्या हो सकता है, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन आपका मतलब क्या होगी। और क्या, जीआई ब्लीडिंग इन फॉर्म ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग, लिख लें जीआईटी ब्लीडिंग होगी, जीआईटी ब्लीडिंग इन फॉर्म। तो भाई स्टूल के अंदर डेफिकेशन में पेन देखें, एक लफ्ज है, ये बात बात लिख लीजिएगा इसी के साथ साथ। एक लफ्ज आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे, उसका नाम है डिसचीजिया। डिसचीजिया, ये जो लफ्ज है डिसचीजिया, इसका मतलब क्या है? अच्छा सॉरी यार, ये जो डिसमेनोरिया ना, डिसमेनोरिया का मतलब है पेन एट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पेन एट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका डिसचीजिया का मतलब है कि पेन विद डेफिकेशन, विद डेफिकेशन, डेफिकेशन के साथ पेन का होना, आप लोगों को पता है क्या कहते हैं इसको, डिसचीजिया कहते हैं। तो ये बड़ा पॉइंट। फिर इसी के साथ एक और एमसीक्यू है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है रेक्टल, रेक्टल डिजीज। ये ना एक नोट लिखें प्लीज, रेक्टल डिजीज, रेक्टल डिजीज करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज्ड बाय, जनाबे रेक्टल डिजीज करेक्टराइज्ड बाय टीनिस, टिनिस्मस, टिनिस्मस। यार ये पहले कभी लफ्ज सुना है, टीनिस्मस? क्या मतलब है इसका वैसे, टीनिस्मस? टिनिस्मस कहते हैं रिपीटेड अर्ज टू डेफिकेशन को। आज के बाद जिस तरह आपने अर्ज इनकंटिन्यूस पढ़ा है ना, जिसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी बार बार यूरिन आता है, ठीक है जी, तो एक तरह से प्रेशर सा रहता है। तो इसमें लिखें टी नीमस में क्या है कि रिपीटेड, रिपीटेड अर्ज टू डेफिकेशन। बंदे को बार बार क्या होता है कि बखाना, स्टूल पास करने की हाजत सी आती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। बहरहाल बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं यहाँ से। ये था जीआईटी के बारे में, कुछ फीचर्स आपने जीआईटी के हिसाब से रखने हैं याद, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास हाँ, मैंने एक नोट लिखवाना था यार, मैंने आप लोगों को बताया था नोट, चीज याद करवा दिया करें ना प्लीज। नोट, नोट ये है कि एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एज अल्टरनेटिव, एज अल्टरनेटिव, एंडोमेट्रियोसिस एज अल्टरनेटिव डायग्नोस, इसका जो अल्टरनेटिव जनाब डायग्नोस है ना, वो आपके पास क्या है, याद रखिएगा, IBS। और पता है आपको IBS आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इन्फ्लेमेटरी
बॉवल डिजीज भी इसको कहते हैं, इरिटेबल बॉवल वर्ड यूज फॉर द बॉवल सिंड्रोम। इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये अल्टरनेटिव इसका डायग्नोस देखें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी क्या होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी अपसेट, ये आपके पास आती है इस तरह। अच्छा, इसको ना आपने इन्फ्लेमेटरी बाउल बाउल सिंड्रोम कंसिडर नहीं करना, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर नंबर फोर्थ पे लिख लें यूरिनरी ट्रैक। इसमें लिख लें जी यूरिनरी यूरिनरी ट्रैक। अब यूरिनरी ट्रैक की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपके पास जनाबेली आ जाता है हिमाचूरिया हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है हिमाचूरिया, ये आप लोगों को पॉइंट। फिर आपने इसमें जनाबेली क्या हो सकती है, पेन हो सकती है, इसमें यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्या हो सकती है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। यार पता है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या काज करवा सकती है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू पाइलोनेफ्राइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस आर द टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। ये भी आप लोगों ने एक पॉइंट, अगर आज के बाद जब आप पाइलोनेफ्राइटिस पढ़ें तो उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस बात करते हैं ना, पीआईडी की बात करते हैं ना, तो मुझे एक बात बताएं, फिर आप एंडोमेट्रियोसिस को आप लिख सकते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर जब काज आप पढ़ें इसका रिस्क फैक्टर के अंदर आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ये भी आप लोगों को आज के बाद पता होना। तो बहरहाल बात को आगे मूव करवा लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 5 पे लिख लें लंग्स। अगर एंडोमेट्रियोसिस आपके पास अफेक्ट करती है कहाँ पे, लंग्स में, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी अपसेट होगी, क्या होगी जी, रेस्पिरेटरी अपसेट होगी, रेस्पिरेटरी अपसेट। अब रेस्पिरेटरी अपसेट में क्या है, आपके पास हिमोपटेसिस, भाई खांसी के साथ अगर ब्लड आपके पास आ रहा है तो उसको हिमोपटेसिस। आपके पास जनाबली क्या हो रही होगी, बंदे को कफ होगी, डिस्निया होगा, डिस्निया का मतलब क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और साथ में इसको चेस्ट पेन हो सकती है, क्या हो सकती है, चेस्ट पेन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहरहाल बात को फिर आगे लेके चलते हैं नंबर 6 पे। अगर अम्बिलिकस या अब्डोमिनस का, अम्बिलिकस आपके पास या एब्डोमिनल जनाबेली स्कार्स की बात कर लें तो इसमें आपके पास क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, याद रखिएगा ब्लीडिंग होगी, प्लस इसमें क्या होगी जी, पेन होगी। यहाँ तक बात कर लेते हैं बुक से, एक था जी आपके साथ पॉइंट और बुक करते हैं। देखें फर्स्ट स्टेप बेसिक साइंस प्रोडक्टिव सिस्टम, आपके पास ये है नॉन नियोप्लास्टिक एंडोमेट्रियम लाइक एस्टोमा और हाँ लेकिन एंडोमेट्रियम वेन एवर, हाँ जी, इन्वेट टू द पेरिटोनियम लीड टू येलो ब्राउन पाउडर बर्न लियन। ये आप लोग मिस नहीं कर सकते, अगेन कह रहा हूँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन ओवरी, ओवरी में क्या होगा, अपीयर्स एंडोमेट्रियोमा ब्लड फील्ड चॉकलेट सिस्ट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओवल स्ट्रक्चर अबव एंड बिलो द एस्टेरिकस इन, ये आपके पास मतलब कि एस्टेरिकस जो कि एंडोमेट्रियोमा होगा, ठीक है। इसी के साथ उसके बाद मे बी ड्यू टू रेट्रोग्रेड फ्लो मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपोटेंट सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू वाइल लिम्फेटिक सिस्टम, मैंने आपको बात बता दी। करेक्टराइज्ड बाय साइक्लिक पेल्विक पेन है, ब्लीडिंग, डिसमेनोरिया, डिसपेनोरिया, डिस्चीजिया और इनफर्टिलिटी। इसमें यूट्रस का साइज नॉर्मल होता है, नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज यूट्रस, नॉर्मल साइज यूट्रस। फीचर में लिखना है, नोट लिखें, नोट करके लिख लें, नॉर्मल, नॉर्मल साइज, बल्कि रहने दें इसको एग्जामिनेशन, इसको एग्जामिनेशन रखेंगे, ठीक। एनी क्वेश्चन लिख लें जरा। So before going to in detail of investigation of endometriosis, we will discuss here some point regarding MCQs and clinical practice. यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, एक दो तो पहले नोट करें ना, डेफिनेशंस, डेफिनेशन नोट कर लें एंडोमेट्रियोसिस में, कि आपके पास जनाब अगर डेफिनेशन आ जाए कुछ यूं कि कंडीशन इन विच, लिखें जी कंडीशन, ये मैं आप लोग
लोगों से पूछूंगा, कंडीशन इन विच एंडोमेट्रियल लेयर, एंडोमेट्रियल जनाबेली आपके पास जो लेयर है, एंडोमेट्रियल लेयर, एंडोमेट्रियल लेयर ग्रो, ये आपके पास अगर करती है क्या, ग्रो बियॉन्ड, हाँ जी, बियॉन्ड द यूट्रस, यूट्रस के बियॉन्ड अगर ये आपके पास ग्रो करती है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप इसको डायग्नोज क्या करेंगे, बताएं ना प्लीज। क्या ये आपके पास एंडोमेट्रियोसिस है कि अडीनोमियोसिस है, बताएं ना प्लीज, ये आपके पास क्या है, एंडोमेट्रियोसिस। तो ये भी पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर एक डेफिनेशन आती है आपके पास, एंड कंडीशन, लिख लें प्लीज, इन विच एंड कंडीशन इन विच एंडोमेट्रियल लेयर, एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल लेयर जनाबेली आपके पास जो एंडोमेट्रियल लेयर है, यूज फॉर द मीट्रियम वर्ड यूज फॉर द यूट्रस, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल इसका आपके पास क्या है, कॉल्ड, इसको नॉन एज एडिनोमियोसिस, इसको आप लोग क्या कहते हैं, एडिनोमियोसिस कहते हैं। ये तो पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए। फिर आगे बात को यहाँ से बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं जी आगे की तरफ थोड़ा सा। देखें, ये जो डिनोमियोसिस है ना, इसके बारे में तो तीन बातें अपनी लाइफ में याद भी रखें और खूबसूरत से लफ्जों में इसको लिख भी लें और डिजाइन करें जरा अच्छे से। अगर आपके पास एक ट्राइएड आ जाता है जनाब अली कुछ यूं, अगर आपके पास ट्राइएड आ जाता है यूं, मतलब एक क्लासिकल ट्राइएड है, इसमें क्या आपके पास होगा, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेनोरल्जिया। मेनोरेल्जिया क्या होता है, आप लोग गायनी के टॉपिक से जानते हैं। मेनोरेल्जिया में हैवी मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग होती है। क्या होता है जी, हैवी, लिख लें प्लीज, हैवी मेंस्ट्रुएशनल जनाबे वाली क्या होती है, ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग से मुराद यहाँ पे आपके पास क्या है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर वन, जनाबे अली के नॉर्मल से आपके पास कितनी थी, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, जो ब्लीडिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 से जनाबे अली 80 ml, 40 से 80 ml पर साइकिल के हिसाब से, ऐसे ही है ना, पर साइकिल के हिसाब से। तो भाई बात यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, साइकिल से ना डॉक्टर अदनान, आपने मुझे साइकिल से एक लफ्ज याद करवाना है। आपने कहना सर ये साइकिल, आपने कुछ बताना था, उस हिसाब से मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो साइकिल से मुझे आपने एक लफ्ज, सो बहरहाल देखें कि इसमें हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में क्या होता है कि मोर देन 80 ml पे इसको मतलब ब्लीडिंग होगी। और नॉर्मल ये जो मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग होती है ये कितने दिन होती है, 1 to 7 डेज के लिए। तो भाई एक तो ये आपके पास मोर देन 80 ml हो सकती है, ये दूसरा ये प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है। तो आपके पास क्या हो सकती है, प्रोलॉन्ग। तो ये भी आप लोगों को पता, मतलब मोर देन 8 डेज की बात कर लें, ठीक है, प्रोलॉन्ग मोर देन 8 डेज। तो ये आप लोगों ने बात की थी हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की। बहरहाल आगे बात को बढ़ाते हैं यहाँ से। नंबर टू जी लिखें इसमें, यूट्रस विल सिमेट्रिक, ये लिख लें कि यूट्रस विल सिमेट्रिक। भाई आपके पास जो यूट्रस होगी ना वो सिमेट्रिक होगी। अब इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को इसका मतलब बता देता हूँ। सिमेट्रिक यूट्रस, यूट्रस विल सिमेट्रिक इनलार्जमेंट। तो ये पॉइंट है, देखें फॉर एग्जांपल,
पे ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इसके एडिनोमियोसिस में अगर यहाँ पे आपके पास एंडोमेट्रियम यहाँ पे ग्रो करती है बायोमेट्रियम, तो ये सिमिलर आपके पास होगी सारी की सारी, ये सारी की सारी ऐसे सिमिलर होगी, ठीक है, सारी लेयर जो है ना ऐसे यूं सिमिलर होगी। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल यूट्रस विल इनलार्जमेंट, ठीक है। तो ये भी आपके पास पॉइंट आएगा। फिर थर्ड जो आपने लिखना है वो क्या है कि बोगी आपके पास जनाब अली इसमें यूट्रस विल सिमेट्रिक यूट्रस इनलार्जमेंट आपने देख ली। फिर यूट्रस इसमें क्या होगी, बोगी, बोगी होगी, ठीक है। यूट्रस, यूट्रस विल जनाबे अली आपके पास क्या होगी, बोगी। लफ्ज आता है जी बोगी के बारे में याद रखिएगा, बोगी का मतलब है कि इन लार्ज, इन लार्ज आपके पास मतलब कि यूट्रस होती है। तो ये तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है इसके अंदर एडिनोमियोसिस में। बाकी जब हम इसका टॉपिक करेंगे आपको उधर ही चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो बात को यहाँ से आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मैंने ना एक बात बताई थी आप लोगों को ना, चले आगे इन्वेस्टिगेशन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक जब हमने प्रेजेंटेशन की ना, तो प्रेजेंटेशन में मैंने एक चीज लिखी थी, साइक्लिक पेन, साइक्लिक पेल्विक पेन। अब इसका मतलब क्या है, साइक्लिक से भाई बात याद रखनी है, एक बात याद रखिएगा और इसको लिख भी लें। इसका ना थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें यार, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें ताकि ये बात आप लोगों के माइंड में रहे और आप लोग इसको जो है ना याद भी रखें। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल एक्सिस, ऐसे ही है। उसमें आपके पास क्या होता है कि बिग बॉक्स, बिग बॉस इन द ब्रेन जनाबेली, वो आपके पास नोन एज हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस बिलो कनेक्टेड विद, हाँ जी जनाबेली, किससे, किसके साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हैज फर्दर थ्री थ्री पार्ट्स, anterior pituitary, posterior pituitary gland, parts of इंटरमीडिया, और आपके पास जनाब अली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे ही है ना। ये तीन चार बातें आप लोगों ने की। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, प्री मीडियल, हाँ जी प्री मीडियल, मीडियल ऑप्टिक न्यूक्लियस, प्री मीडियल ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब इस प्री मीडियल ऑप्टिक न्यूक्लियस से आपके पास रिलीज क्या होता है, गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये यहाँ पे गनेडोट्रोफिन सेल होते हैं। यहाँ पे ये आपके पास कौन से सेल, गनेडो, तो गनेडोट्रोफिन जनाबेली आपके पास क्या है जी, सेल्स हैं। अब ये गनेडोट्रोफिक सेल्स पे जैसे एक्ट करता है तो यहाँ से रिलीज क्या करता है, FSH एंड LH, और आपके पास जनाबेली यहाँ से LH रिलीज होगा। अब ये जो FSH है बेसिकली ईच मेंसेस के अंदर जो 28 डेज फर्टील वो का काम है, एस्ट्रोजन का काम है, ये तो बातें आप लोगों को पता है। और जब ऑन द 14 डे आपके पास ये मतलब कि मेच्योर होता है तो इसके ऊपर एक्ट करता है कौन, LH। और जब LH एक्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इसमें ओवोल्यूशन हो जाती है। यहाँ से फिर ये जो एग है, एग बाहर रिलीज हो जाता है, बाकी आपके पास कार्पस ल्यूटम बच जाता है। अब ये जो कार्पस ल्यूटम है बेसिकली ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, हाँ जी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ जनाबेली किसके, प्रोजेस्टिरोन को। और आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि प्रोजेस्टिरोन का काम क्या है, हाँ जी एंडोमेट्रियम की क्या करवाना, हाँ जी बताए ना, एंडोमेट्रियम की क्या करवाना, प्रिपरेशन करवाना, उसकी थिकनेस करवाना, उसको ग्रो करवाना। प्रोजेस्टिरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ जी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ जी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल लेयर, एंडोमेट्रियल लेयर, इसकी आप लोगों को ये पॉइंट। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है जी डॉक्टर साहब, मुझे ये जी पोलिफ्रेशन करवाना, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि जब ईच मेंसिस के अंदर आपके पास ये प्रोजेस्टिरोन जनाबेली रिलीज होगा, तो ये जब रिलीज होगा जहां जहां पे एंडोमेट्रियम के सेल्स पड़े होंगे, जहां जहां पे एंडोमेट्रियम के टिश्यूज पड़े होंगे, वहां वहां पे उनकी ग्रोथ होगी ना, वहां वहां पे वो ग्रो करेंगे ना। जो भी उनके सराउंडिंग एरिया में जनाबे स्ट्रक्चर होंगे तो वो इरिटेट होंगे ना, उनको वो कंप्रेस करेंगे। तो जब वो कंप्रेस करेंगे वो स्ट्रक्चर्स जो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज होंगे, तो उनके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइएगा जरा प्लीज। उनके क्या आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। मतलब कैसे, अभी मैंने ये बात की आप लोगों को, इसी से मैं बताना चाह रहा था
ओवरी, अगर हम बात कर लें ओवरी, अब देखें ईच मेंसेस के अंदर साइक्लिक का यहाँ पे मतलब है कि हर साइकिल में पेल्विक पेन होगी, ठीक है जी। उसके बाद डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया ये तो बातें आपको। अब अगर जीआईटी में वो आपके पास एंडोमेट्रियम की जनाबे स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, तो वहां पे क्या करेगा जीआईटी एब्सेट, जिसमें डायरिया होगी, जीआईटी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह करवा सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है इन दी फॉर्म ऑफ पर रेक्टर ब्लीडिंग, ये बात आपको पता। डिस्टीसिया करवा सकती है, पेन विद द डेफिकेशन, ये मैंने बात कही। टिनिस्मस आपके पास हो सकती है, रेक्टल डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द जनाबे अली टिनिस्मस, जिसको रिपीटेड अर्ज टू द डेफिकेशन। फिर यूनिट ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यूनिट ट्रैक की जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, हिमाचूरिया पेन, यूनिट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि लंग्स में आपके पास रेस्पिरेटरी अपसेट हो सकती है। तो जहां जहां पे भी एंडोमेट्रियम के टिश्यू होंगे, वहां वहां पे प्रोजेस्टेरोन फिर आपके पास काम करेगा। तो मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या अगर एक फीमेल है प्रेग्नेंट, तो वो होना बिजी हो जाएगा कहाँ पे, एंडोमेट्रियम की मतलब के थिकनेस में, ताकि बच्चे को होल्ड करवाना है। तो इसलिए फिर आपके पास यूट्रस इसमें जो है ना एक तरह से फिर नॉर्मल रहती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर बाद में मतलब कि जो है ना आके इसमें इतनी प्रोलिफरेशन है आउटसाइड इस एरियाज पे नहीं होती रही है। तो ये आपको मैकेनिज्म समझ आया? हाँ जी, मैकेनिज्म ऑफ, हाँ जी, मैकेनिज्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस का पता चला कि नहीं चला, बताइए प्लीज। तो ये एक साइड पे अगर आपने कोड करना हुआ तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, ये था जी इसका मैकेनिज्म। उसके बाद और इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन प्लीज? थ्योरी थ्योरी आप लोगों को मैंने बता दी थी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा देखें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन वैसे करता हूँ, एमसीक्यूज लिखें जरा, एमसीक्यू करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। एमसीक्यूज आता है जी, फीमेल, लिखें जी, जी डॉक्टर साहब ये आपने करना है। फीमेल प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड टू डॉक्टर, जनाब अली डॉक्टर अदनान को फीमेल प्रेजेंट की है, ठीक है। फीमेल जी, ओके। फीमेल प्रेजेंटेड टू डॉक्टर अदनान इन गायनी डिपार्टमेंट, इन गायनी जनाब अली डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट में जनाब अली डॉक्टर अदनान को प्रेजेंट कर गई है विद हीमोपटेसिस। जी डॉक्टर साहब ये देख लें, अब आपको पता चल गया ना, विद हीमो हीमोपटेसिस, ठीक हो गई, विद हीमोपटेसिस। ईच, देख लें, ईच 20 डे, हर 20 डे के जो आपके पास साइकिल है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जो एंडोमेट्रियोसिस हुई है, इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है? पल्मोनरी एंडोमेट्रियोसिस या फिर लंग इन्वेसिव हुई है, ठीक है। तो डायग्नोज आपके पास क्या एमसीक्यू में आता होता है कि पल्मोनरी जनाबेली एंडोमेट्रियोसिस। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे। फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डॉक्टर उसामा से क्वेश्चन कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि फीमेल प्रेजेंटेड टू यू, फीमेल प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड टू डॉक्टर उसामा, जनाब अली डॉक्टर उसामा को ये प्रेजेंट करी इन गायनी डिपार्टमेंट, इन गायनी इन गायनी डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट में इनको जनाब अली प्रेजेंट कर गई है विद, आगे लिख लें विद पर रेक्टर, लिख लें प्लीज, पर रेक्टल ब्लीड, पर रेक्टल ब्लीड के साथ। और ईच एवरी, या फिर लिखें एवरी आफ्टर 4 वीक्स, बात क्या की है, एवरी आफ्टर आफ्टर 4 वीक्स। भाई महीने की बात आ गई ना, महीने में कितने वीक्स होते हैं? ये एंडोमेट्रियोसिस का बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस एज ए अल्टरनेटिव डायग्नोसिस का इरिटेबल बावल सिंड्रोम आप लोगों ने करना होता है, ये भी मैंने आपको बात बता दी। अच्छा जी, एक केस कर लेते हैं डॉक्टर नेकमाल से कर लेते हैं जी, ठीक है। केस है डॉक्टर नेकमाल के लिए, फीमेल प्रेजेंटेड, फीमेल
presented female presented with hematuria with hematuria each after each after pass each after pass 28 डे 28 डे, ठीक हो गए हर मतलब के मेंसेस के अंदर। तो डायग्नोज क्या है जी? डायग्नोज यहाँ पे हिमाचूरिया की बात आ गई है, तो यूरिनरी एंडोमेट्रियोसिस कौन सा होगा? यूरिनरी जनाबेली यूरिनरी एंडो एंडोमेट्रियोसिस। ये केसेस आप लोगों को भाई इसी तरह सिंपल सिंपल से केसेस, ठीक है। अब आप सबके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्लिनिकल केस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लिखना है, प्लीज ये लिख लें। केस है, क्लिनिकल केस है सबके लिए। 32 years old female patient 32 years old female patient has presented with complaint of, हाँ जी, विद कंप्लेन्स ऑफ, आपके पास जनाबेली साइक्लिक पेल्विक पेन, कंप्लेन ऑफ साइक्लिक, हर साइकिल में साइक्लिक पेल्विक जनाबेली पेन की उसने बात कर दी। फिर साइड बाय साइड उसने बात कर दी कि डॉक्टर साहब मुझे बैक पेन भी होती है, बैक पेन की साथ में बात कर दी। फिर जनाबेली उसने आपको कह दिया डिस्पेरोनिया की बात कर दी, ये तो आपको पता ही है कि डिस्पेरोनिया होगा, डिस्पेरोनिया की बात कर दी। फिर जनाबेली आपको उसने डिसमेनोरिया की बात कर दी, डिसमेनोरिया की आपको मतलब मेंसेस एंड, जब तक मेंसेस एंड नहीं होते तो इसकी एक खासियत लिख लें। अपीयर अपीयर इन डे वन से स्टार्ट हो जाती है पेन होना, डे 1 एंड वर्स्ट, और ये वर्स्ट करती है जनाबे अली विद डेज until until menses जनाबे अली until menses एंड, जब तक मेंसेस आपके पास है एंड नहीं होते। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा, तो लिख लें यहाँ पे। फिर इसका डायग्नोज क्या होगा बताएं ना प्लीज, डायग्नोज क्या है आपके पास? मोस्ट लाइकली डायग्नोज बता दें। हाँ जी, क्या होगा जी, डायग्नोज बताएं ना। पेल्विक ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट तो है, हाँ बिल्कुल पेल्विक ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट तो है, तो आप सिंपली इसको एंडोमेट्रियोसिस लेबल कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस अगर स्पेसिफिकली बात करें तो फिर आप पेल्विक ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट कर देंगे ना, तो ये इन एंडो एंडोमेट्रियोसिस, तो ये आपने एक तरह से पॉइंट इसका याद रखना है। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं जी कि और इसके साथ साथ क्या है, वो कहता है जी फिक्स्ड पेल्विक विजरस, फिक्स्ड फिक्स्ड पेल्विक पेल्विक विजरस, इसकी बात कर लेते हैं। फिक्स्ड पेल्विक विजरस, अब फिक्स्ड पेल्विक विजरा की रीजन क्या है? अब आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा, मेरे में भी है कि फिक्स्ड पेल्विक विजरा की जनाबेली क्या है, और ये आपके पास है मतलब के एडहियन एडहियन फॉर्मेशन, एडहियन जनाबेली फॉर्मेशन। नॉर्मली जो ऑर्गन्स है ना ये आपके पास होते हैं मोबाइल, ये आपके पास क्या होते हैं मोबाइल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड पेल्विक विजरास है, तो अडहियन फॉर्मेशन की वजह से। बहरहाल इसमें कोई इतनी खास नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस याद रखें, ट्राइएड को याद रखें। अभी मैं कुछ और पॉइंट्स बताने लगा हूँ आप लोगों को जो कि हॉलमार्क के तौर पे यूज होते हैं। तो हेडिंग दे दें इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हेडिंग दे दें जनाब अली नंबर 3 पे कि इन्वेस्टिगेशन। आप इसकी इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे?
तो इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 जनाब अली, पेल्विक। अच्छा यार, जो मैं चीजें आपको यहाँ पे करवाऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा जी, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी लिख लें, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। और पता है ये पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी, ये एमसीक्यूज है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज, पक्का एमसीक्यूज कर लें इसको, जहां पे मैंने कह दिया। अच्छा, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब है कि चॉकलेट रिवील, लिखें रिवील, ये हमें बताएगी चॉकलेट, चॉकलेट सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट जनाबे अली प्रेजेंट इन, लिखें चॉकलेट सिस्ट इन ओवरी, इन ओवरीज, विच विच प्रेजेंट, विच प्रेजेंट इन लोअर abdomen, which present in lower abdomen। भाई ओवरीज कहाँ पे है? लोअर abdomen में है, लोअर लोअर abdomen। तो ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है। चॉकलेट सिस्ट का मतलब गायनी के अंदर आपके पास ये एक ऐसी कंडीशन है, एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें चॉकलेट सिस्ट बनती हैं। menstruational, due to menstrual blood, due to menstrual blood in ovarian follicle। भाई ओवेरियन फोलिकुलर में आपके पास क्या होता है कि वहां पे मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है, वहां पे जब लीड कर देती है तो वो आगे आपके पास मतलब कि ड्रेन नहीं होता। रेट्रोग्रेड फ्लो आप अगर यहाँ पे अप्लाई कर लें, वो जब बर्थ कैनाल वजाइना से आउटसाइड नहीं जाता, वहां पे रहेगा, तो आपके पास क्या बन जाती है? चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। ठीक होगा, क्लॉटिंग एक तरह से। तो एमसीक्यू लिख लें फिर, एमसीक्यू लिखें। इफ एंडोमेट्रियल, if endometrial tissues, endometrial tissues abnormally, endometrial tissues abnormally reaches, abnormally reaches to ovaries। जब अगर ये ओवरीज में जाती है ना, तो then it will give, then it will give जनाब अली, then it will give appearance of, appearance of चॉकलेट सिस्ट। वहां पे आपको अपीयरेंस किसका मिलता है? चॉकलेट सिस्ट। तो भाई चॉकलेट सिस्ट आपने नहीं इसमें बोलना, इसलिए मैंने 2 दफा करके लिखवा दिया, और ये आप लोगों ने पॉइंट दिया। अच्छा, आप लोगों ने ना इंशाल्लाह, हमने ये वैसे भी पढ़ना ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी, तो ये नोट करें। एक इसका, इसके साथ मिलती जुलती कुछ बातें, पॉइंट्स हैं। सीए, ये कुछ मार्कर्स हैं। CA 125 मैंने पहले भी बताए हुए हैं। CA 125 का रेज होना आप लोगों के ख्याल में जनाब अली, ये मार्कर किसका है वैसे? CA 125, हाँ जी, CA 125 मार्कर ऑफ ओवेरियन कैंसर। एमसीक्यूज है ये भी मैं आपको बताता जाऊं। SCPS पार्ट 1 में जनाब अली आपके पास क्या है? एमसीक्यूज आता है, 1 लाइन एमसीक्यू। CA 125 मार्कर, मार्कर ऑफ ओवेरियन जनाबेली कैंसर। किसका? ओवेरियन कैंसर का ये एक मार्कर है। और याद रखिएगा, CA 125 कैन बी रेज विद अदर पेल्विक पैथोलॉजीज एज वेल। ये और भी पैथोलॉजी के साथ रेज हो सकता है। तो कैन रेज, कैन बी रेज, ये आपके पास जनाब रेज कर सकता है विद अदर, with other pelvic genitally, with other pelvic pathology as well, pathologies as well। ठीक हो गया? तो लिख ले, but
ये एक तरह से आप लोगों ने इसका साइड साइड बाय साइड याद रखना है। फिर लिखें नंबर 2, एक तो आप लोगों ने ये की ना, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन में भी तक आपने पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी की है। नंबर 2 लिख लें। नंबर 2 पे इसका एक पॉइंट लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, या फिर आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड जनाबेली आपके पास जो है ना इन्वेस्टिगेशन। इसकी बात कर लेते हैं कि आपके पास ये भी एमसीक्यू था जी, ये भी एमसीक्यू तो आपसे पूछा जा सकता है एंडोमेट्रियोसिस में। तो वो आपके पास है लेप्रोस्कोपी, लिख लें। वो आपके पास क्या है? लेप्रो, लेप्रोस्कोपी। पता है लेप्रो वर्ड यूज फॉर द अब्डोमन, ये किसके लिए यूज होता है? अब्डोमन के लिए लेप्रो वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है जी, और ये आपको क्या करती है लेप्रोस्कोपी, क्या दिखाती है? लिख लें डायरेक्ट, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, ये तो आपको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करवाती है ना। तो मेन अब्डोमेन को कहीं कोई extent, use for extent of endometriosis, extent of endometriosis। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। बहरहाल बात कर लेते हैं आगे। और इसमें क्या है कि एमआरआई का मतलब क्या होता है वैसे? एमआरआई कैमरा गाइडेड प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल अब्डोमिनल ऑर्गन्स, जी बिल्कुल, लैप्रोस्कोपी में। अच्छा, इसमें देखें जो एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, बट याद रखिएगा अल्ट्रासोनोग्राफी नॉट एडवाइस। इसमें आप लोगों के पास अल्ट्रासोनोग्राफी को इतना एडवाइस है, तो ये भी एक तरह से पॉइंट आप लोग याद रख लें, ठीक है। सो बहरहाल ये इसके लिए ना यूज फॉर एक्सटेंडेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के लिए आप अल्ट्रासोनोग्राफी को जो है ना नहीं करते, ठीक है सर। व्हाट लेप्रोस्कोपी भी, देखिए लेप्रोस्कोपी बेसिकली क्या करेगी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्सीडेंटली जब आप लोग ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये जीआईटी है ना, यहाँ पे जीआईटी है। अब एंडोमेट्रियल जो टिश्यू से आपके पास यहाँ से ग्रो करते हुए ये आपके पास माइग्रेट किए जीआईटी के पास, और आप कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी एब्डोमेन की। आपने कैमरे के थ्रू यहाँ पे देखेंगे कि यार क्या पड़े हुए हैं, टिश्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उसी टाइम पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। तो कैमरे से ही आप लोगों को सराउंडिंग एरिया में जो टिश्यूज होंगे एंडोमेट्रियम के, वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक होगा जी। ये आपको शो करती है। तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज, एंडोमेट्रियल जिनाबियली टिश्यूज, एंडोमेट्रियल टिश्यूज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो सिटी एमआरआई है ना, यूज फॉर द एक्सटेंड ऑफ द एंडोमेट्रियल, बट यहाँ पे लिख लें अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी नॉट एडवाइस, अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पे हम एडवाइस नहीं करते, ठीक होगा। वाई, क्यों नहीं करते? अब ये काफी लियो, ये मैं आपको बताने लगा, लियो मायोमा टू अडीनोमियोसिस, टू अडीनोमियोसिस, ठीक होगा जी एक तरह से। लियोमायोमा इज अ कैंसर, कैंसर फ्रॉम मायोमेट्रियम, ठीक है। ये आपके पास क्या है? कैंसर, कैंसर जनाबली फ्रॉम, कैंसर फ्रॉम मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम से जनाबली क्या है, कैंसर अराइज होता है। तो इसलिए आपके पास जो अल्ट्रासोनोग्राफी कैन नॉट डिफरेंशिएट लियोमायोमा टू अडीनोमियोसिस, एक तरह से ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। सो बहरहाल
आगे बात कर लेते हैं। ये थी जी इसकी इन्वेस्टिगेशन, जो आपने याद रखनी है ना इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है जी। पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसके बाद लेप्रोस्कोपी की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट था यहाँ पे, मैंने ना साइट पे लिखवाया था पेरिटोनियम के बारे में, तो पेरिटोनियम का ये पॉइंट तो लिखें जरा प्लीज, ताकि ये मिस ना हो जाए। बुक में दिया हुआ है, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये आपका पॉइंट मिस हो और बाद में एमसीक्यूज आप इससे मिस कर जाएं, ठीक है। तो लिखिए जी पेरिटोनियम। अब ये जो पेरिटोनियम है ना, इसमें एक साइंस आपको पास मिलता है जिसको आप लोग लिखेंगे। लिखें पेरिटोनियम के हिसाब से। अच्छा, जब लेप्रोस्कोपी से आप देखते हैं ना पेरिटोनियम को समटाइम, इसी के थ्रू जब आप देखते हैं पेरिटोनियम को, पेरिटोनियम में, तो पता है कभी कभार आपको क्या मिलता है। पेरिटोनियम में आपको मिलता है येलो ब्राउन, येलो ब्राउन, जनाबे अली येलो ब्राउन पाउडर, येलो ब्राउन पाउडर बर्न, ठीक है, लियन। ये आपको एक तरह से लियन मिलती है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो बात याद रखिएगा, एक तो चॉकलेट इन ओवरी अपीयरेंस ऑफ एंडोमेट्रियोमा, जो कि ब्लड फील्ड होता है, जिसको चॉकलेट सिस कहते हैं। और जी ट्रीटमेंट के, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपके पास है क्या है। अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, तो आपके पास आ जाता है जी। देखिए, इसको तीन तरीके हैं ट्रीट करने के, सुन लें। एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकल है, तो उस हिसाब से फिर इसको करेंगे भी। एक आपके पास पता है ना आपको, सिम्टोमेटिक है। अगर तो सिम्टोमेटिक आपके पास क्या है, सिम्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी कोई मेडिकल, उसका ट्रीटमेंट पैटर्न कुछ और है। अगर ए, एक मिनट प्लीज, ए सिम्टोमेटिक जनाबेली आपके पास क्या है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी आपके पास जो पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट है वो कुछ और है। तो देख लें यहाँ पे फिर के इसमें क्या है। लेकिन जी सिम्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि फर्दर इस पे आपके ना दो मतलब के आ जाते हैं जी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक। एक आपके पास क्या है यहाँ पे, माइल्ड, या फिर क्या हो सकता है जी, मॉडरेट हो सकता है। माइल्ड एंड मॉडरेट आपके पास हो सकते हैं। फिर यहाँ पे सीवियर डिजीज, जनाबे अली, उसकी बात कर लेते हैं। सीवियर जनाबे अली आपके पास क्या हो सकती है जी, डिजीज हो सकती है। अच्छा, अब देखते हैं फिर। अब ये जो एसिम्टोमेटिक है ना, इसका ट्रीटमेंट पहले लिखे ना, कि भाई इसमें क्या सीन है। इसमें तो ये है कि केस आपके पास आएगा, केस लिख लें, छोटा सा ऐसे केस लिख लें, फिर उसकी आगे आगे बात कर लेते हैं कि 35 ईयर ओल्ड फीमेल, 35 ईयर ओल्ड फीमेल asymptomatic found to presented 35-year-old female presented in clinic, क्लिनिक में वो प्रेजेंट की गई, प्रेजेंटेड इन क्लिनिक विद asymptomatic, with asymptomatic जिन्नाबेली asymptomatic extensive endometriosis, extensive endometriosis, endometriosis while performing laparoscopy। इसको इस तरह
देखे ना आप लोग, फाइब्रोस्टेक्टमी या कोलिसिस्टेक्टमी में उसकी लेप्रोस्कोपी करने लगे तो फोन टू हेयर, फोन टू हेयर यहाँ पे क्या पाया, फोन टू हेयर बाय डॉक्टर, बाय डॉक्टर एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस, एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस, एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस। तो इसका एमसीक्यू आता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप या व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। तो व्हाट विल, व्हाट विल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपने बीइंग अ डॉक्टर क्या करना है भला, भाई जब एक चीज तंग ही नहीं कर रही, एसिम्टोमेटिक है, तो क्या आपको उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए। मुझे एक बात तो बताएं, क्या आपको उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए, नहीं। डू नॉट ट्रीट एसिम्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, तो लिख लें, डू नॉट, तो डू नॉट ट्रीट एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक जिन्नाबे अली एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। तो ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया, इसकी तो बात आपकी खत्म होगी। अब आते हैं इस अपनी डिटेल की तरफ। भाई याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए और लिख भी लें, जो माइल्ड मॉडरेट है ना, इसके लिए आपको चाहिए क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट। आप क्या करते हैं जी, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। और पता है मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, आप लोगों की इसमें मतलब कि कौन सी ख्वाहिशात होती हैं, आपने क्या करना होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर शट डाउन, फॉर शट डाउन टू हाइपोथैलेमिक, टू हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक हाइपो, हाइपो आया था ना, हाइपोथैलेमिक हाइपोपिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। तो उसको आपने क्या करना होता है, शट डाउन करना होता है, कब तक के लिए, फॉर पीरियड, फॉर पीरियड 6 to 12 मंथ्स के लिए। ठीक हो गया जी, फॉर पीरियड 6 to 12 मंथ्स के लिए। तो जब आप इस पीरियड के लिए, मुझे एक बात बताएं, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जब आप शॉट डाउन करेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोपिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को, गोनाडोट्रॉफिक ऊपर से नहीं आएगा, प्री प्री मीडियल ऑप्टिक न्यूक्लियस से गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा, एफएसएच नीचे गोनाडोट्रॉफिन से एफएसएच अलग नहीं आएंगे, जो आपके फॉलिकुलर को मैच्योर नहीं करेंगे, जब वो नहीं करेंगे तो आपके पास जनाबे अली यहाँ से प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा तो फिर ग्रोथ होगी, नहीं ना होगी, तो आपके पास यहाँ पे मेंसेस का मतलब कि इस तरह आना वो होगा एक तरह से, नहीं। तो भाई बात याद रखिएगा कि आप जब ये नहीं आएगी तो जो टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, टिश्यूज आपके पास श्रिंक हो जाएंगे ना, टिश्यूज की क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी, लीड टू एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस टिश्यूज, एंडोमेट्रियोसिस टिश्यूज की लीड टू एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस जनाबेली जो टिश्यूज है उनकी क्या हो जाएगी, हाँ जी आपके पास है एट्रोफी हो जाएगी, ये बात आप लोगों को पता चल गई। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं, फार शट डाउन। अब मेडिकल जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है ना, फार शट डाउन, फार शट डाउन यूज, जनाबेली यूज करते हैं आप लोग क्या, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। नंबर 1 लिख लें एमसीक्यूज के लिए, नंबर 1 आपके पास क्या जी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा ना, आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, वो आप लोगों ने लिख लें। आप जनाबेली क्या करते हैं, आप देते हैं जी इसको कंबाइन, कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव, कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको सिंपल आप COCP भी कहते हैं। ठीक हो गया जी।
आप ये देते हैं, या सिंपल कभी कभार OCP। एंड OCP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और जनाब अली, आपका जब आप OCP देते हैं ना, तो OCP क्या करते हैं, बेसिकली इनहिबिट इनहिबिट टू gonadotrophic release एंड LH, जब ये नहीं होंगे तो मुझे एक बात बताएं, नो एवोल्यूशन, आपके पास ओवोल्यूशन ही नहीं होगी। जब एवोल्यूशन नहीं होगी तो नो प्रोजेस्टिरोन, जब प्रोजेस्टिरोन ही नहीं होगा तो मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस यूट्रस थिकनेस विल बी फेल्ड। तो भाई आपके पास यूट्रस थिकनेस विल बी फेल्ड। नो यूट्रस यूट्रस थिकनेस, तो या फिर नो एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रोलिफरेशन, नो occur no occur endometrial टिश्यू टिश्यू एंडोमेट्रियल टिश्यू पोलिफरेशन, इनकी भाई पोलिफरेशन आपके पास है नहीं होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बहरहाल ये थी बात इसके रिलेटेड OCP के बारे में। या फिर आप लोग क्या करते हैं, देते हैं इसको प्रोजेस्टिरोन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टिरोन ओनली जनाबेली पिल्स, तो आप लोग इसको ये मतलब कि प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इसको कहते हैं, सिंपल इसको कहते हैं POP पोप। तो ये आपने इसके लिए याद रखना है। नंबर 2, अगर देखें, अगर आपने ये ट्रीटमेंट किया और फिर भी शट डाउन नहीं हुआ, फिर भी मतलब काम नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करते हैं, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट देते हैं। सेकंड लाइन आपके पास जो ट्रीटमेंट वो करेंगे। अब ये जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है वो क्या है, याद रखिएगा, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन देते हैं आप। सिंथेटिक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन आप लोग देते हैं। अब उनमें आपके पास क्या है, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन में MCQs के तौर पे आपके पास है जनाबेली डेनाजोल। डेनाजोल की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास जनाब लियो लियोप्रोलाइट लियोप्रोलाइट की आप लोग बात कर लेते हैं। आप लोग जनाबेली बात कर लेते हैं एनसिड की। किसकी? एनसिड की। तो यार रखिए, डेनाजोल MCQs में आता होता है, ठीक है। उसके बाद लियोप्रोलाइट, ये भी आपके पास है, ये MCQs हैं सारे। बहरहाल अगर फिर भी नहीं ट्रीट होता तो फिर क्या करेंगे, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, तो इसमें आपके पास थर्ड लाइन ट्रीटमेंट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जनाब इस थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है, गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स। गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एनालॉग्स की जनाब इसमें चलें जी, ये तो था मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया है तो फिर भी अगर मसला नहीं सही हो रहा तो फिर क्या करेंगे। इफ मेडिकल ट्रीटमेंट, नंबर थर्ड पे आप लिखें, नंबर थर्ड पे लिखें, इफ मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट फेल। अगर ये आपके पास फेल हो जाता है, अगर आपके पास ये नहीं कामयाब होता, तो पेशेंट मीन, फेल का मतलब क्या है भाई, इसका इसका मतलब है मीन पेशेंट नॉन रिस्पॉन्सिव नॉन रिस्पॉन्सिव टू मेडिकल ट्रीटमेंट, भाई वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि यार पेशेंट नॉन रिस्पॉन्सिव टू मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि बात यहाँ पे सीवियर डिजीज की आ गई है। तो ये एक इंडिकेशन इंडिकेशन ऑफ सीवियर डिजीज, ये एक सीवियर डिजीज की इंडिकेशन आ गई है।
तो या फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया जी। तो सर्जिकल, फिर देखें जी, हमारे बल्कि इस तरह लिखे इसको, सीवियर डिजीज को लिखें, इंडिकेशन ऑफ द सीवियर डिजीज। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, फिर वो आपके पास क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। लिख लें, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास है जी सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जिकल ट्रीटमेंट फिर आगे दो तरह से हम करेंगे। हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी। एक आपके पास जनाब अली क्या होता है, कंजर्वेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव सर्जिकल जनाब अली ट्रीटमेंट को आपने देखना होता है। फिर आप देख रहे होते हैं, आपने करना होता है डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव सर्जिकल डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव और डेफिनेटिव। चलें जी, बात कर लेते हैं पहले हम इसकी कंजर्वेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट की। चले बात कर लेते हैं यार। अगर फीमेल आपके पास आ जाती है, इफ फीमेल प्रेजेंटेड टू यू इन क्लिनिक, और साथ में फीमेल कहती है कि मैं, उसको आप एंडोमेट्रियोसिस आ जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपने दिया, फेल हो गया, और अब यहाँ पे फीमेल की शर्त है कि डॉक्टर आप पूछते हैं उसकी आपकी फैमिली का फैमिली अनकम्प्लीट। अगर फैमिली अनकम्प्लीट है, या वो क्या क्या वांट चिल्ड्रन, वांट चिल्ड्रन, अगर वो बच्चे लेना चाहती है, तो भाई आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे लेप्रोस्कोपी। देन देन डन देन लेप्रोस्कोपी। आप जनाब अली लेप्रोस्कोपी क्या करेंगे। अब लेप्रोस्कोपी फिर दो तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक दो मेथड आपके पास, लेप्रोस्कोपी बाय एक्ससीजन। आप एक्ससीजन मतलब कि कट लगाएंगे, एंड क्यूरिटाच, एंड क्यूरिटेज। भाई कट लगाएंगे, सर्जिकल रिमूव करेंगे उस एरिया को, और वहां से उस कट को नॉर्मल, उस कट को आप लोग क्या कर देंगे, हाँ जी, उसको प्यूरिटी चार्ज के थ्रू ना वहां से मतलब जला देंगे एरिया को एक तरह से, मतलब कि कट टू अब नॉर्मल लेयर। ठीक है, जब आप कट देते हैं वहां पे अब नॉर्मल लेयर को लिख लें, कट कट टू एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यूज, एबनॉर्मल एंडो एंडोमेट्रियल जनाब वाली टिश्यूज, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इज अ बिनाइन कंडीशन। ये तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ना जाएगी, तो वहां से आप इसको कट कर देते हैं एंड क्यूरिटाज कर देते हैं, एंड क्यूरिटेज टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। आप वहां से फिर ब्लीडिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। एक आपके पास है लेप्रोस्कोपी बाय लेजर, बाय लेजर एब्लेशन, एब्लेशन। तो आप क्या करते हैं जी, लेजर एब्लेशन में क्या होता है, उस एरिया को जला देते हैं, तो वहां से ही उसको उसको खत्म कर देते हैं। ठीक होगा, ये तो था इसके बारे में। फिर अगर डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, फीमेल आई आपके पास, हिस्ट्री सारी सी एंडोमेट्रियोसिस की, तो आपने पूछा कि क्या आपकी फैमिली कंप्लीट है कि अनकम्प्लीट। उसने कहा जी डॉक्टर साहब फैमिली तो कंप्लीट है, आगे बच्चे नहीं पैदा करने मुझे। तो लिख लें, इफ फैमिली कंप्लीटेड। अगर तो फैमिली कंप्लीटेड है, बच्चे उसने ऑनवर्ड नहीं चाहिए उसको, तो भाई याद रखिएगा, आपका जो ट्रीटमेंट है ना, वो डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट है वो है एच टी एच टी एच अलोंग अलोंग BSO। अब इसका मतलब क्या है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसकी लिख लें, स्टैंड फॉर
भी मैं कई दफा टोटोपियन ट्यूब्यूल को भी निकाल देते हैं, सल्फिंगो, ओफो, हाँ जी, ओफोरेक्टमी। भाई आप सारा कुछ ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, विद फ्लोपियन ट्यूब्यूल, विद ओवरीज, विद यूट्रस। इसको कहते हैं टीएचए अलोंग बीएसओ, ठीक होगा जी। सो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर आप लोग जनाबली अनट्रीटेड करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस लिख लें। कॉम्प्लिकेशन अगर आप लोग मतलब ट्रीट कर नहीं करते, अनट्रीटेड, अनट्रीटेड अनट्रीटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी आपके? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपके पास क्या है? इनफर्टिलिटी, याद रखिएगा, इनफर्टिलिटी। और एज इसमें क्या होती है आपको पता ही है कि एज इसमें जनाब अली 30 से 40 ईयर्स। ये आपके पास है जी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, बाकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इसका जो एमसीक्यू ट्रीटमेंट में से आता है, ठीक है, क्लिनिकल के हिसाब से यहाँ से भी एमसीक्यू है। बाकी मैं और भी चीज़ें बताने लगा हूँ एमसीक्यू के हिसाब से। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन से मैं एमसीक्यू को पुट करूंगा, मैं कहूँगा जी ये एमसीक्यूज का एरिया है, इसको नहीं मिस कर सकते हम। फिर मैं कहूँगा कि ये एमसीक्यूज है, इसको हमने मिस नहीं करना। फिर मैं आपको बताऊंगा जी एमसीक्यूज के हिसाब से, जनाब अली, मैं एमसीक्यूज बताऊंगा आप लोगों को कि वो एमसीक्यूज आपके पास क्या है। ये एमसीक्यूज का एरिया है, इसको हम मिस नहीं कर सकते कभी भी। फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को एमसीक्यू के हिसाब से ये चॉकलेट सिस्ट ऑलरेडी एमसीक्यू पुट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा, देखें जी, देख लें, पढ़ लें, बस के पढ़ ही लेते हैं एक दफा। कहता नॉन नियोप्लास्टिक एंडोमेट्रियम लाइक ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी कैन फाउंड एनीवेयर। मोस्ट कॉमन साइट आर ओवरी, frequently bilateral pelvis, peritoneum, yellow brown powder burn lesion in ovary appears as the endometrioma, जिसको blood filled chocolate cyst कहते हैं। oval structure above and below the aestheticus may be due to the retrograde flow metaplastic transformation of the multipotent cell ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यूज वाई द लिम्फेटिक सिस्टम, मैंने बता दिया है। करेक्टराइज बाय साइक्लिक पेल्विक पेन, हर साइकिल में जो पेन होती है, ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, डिस्पडोनिया, डिस्टीजिया और इनफर्टिलिटी, नॉर्मल साइज यूट्रस। ट्रीटमेंट क्या है? एनसी। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, लेक्चर डिसमिस।